युद्ध पर रूस से बहुत बड़ी खबर आ रही है। साइबेरिया में नए सैनिकों की भर्ती शुरू हुई है। पुतिन के आदेश के बाद मिलिट्री कैंप चालू हुए हैं और यूक्रेन युद्ध में तैनात होंगे नए सैनिक। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। साइबेरिया में नए सैनिकों की भर्ती की जानकारी, आदेश के बाद मिलिट्री कैंप चालू किया गया है। रूस से इस वक्त जो लगातार जानकारियां आ रही हैं उसमें ये एक और जानकारी जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि साइबेरिया में नए सैनिकों की भर्ती शुरू हुई है। पुतिन के आदेश के बाद मिलिट्री कैंप चालू हुए हैं और यूक्रेन युद्ध में तैनात होंगे ये सैनिक। इस बात की जानकारी भी सामने आ रही है। तो यूक्रेन में बर्बादी का मंजर फैलाने के लिए नए सैनिकों की भर्ती हो रही है। रूस के 3 लाख सैनिक तैयार हो रहे हैं। यूक्रेन से युद्ध लड़ने वाले नए जंगबाज। क्या पूरा होगा पुतिन का मकसद? ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि जब से पुतिन ने रूस में सैन्य लामबंदी यानी 3 लाख सैनिकों की भर्ती का ऐलान किया है, उसके बाद से पूरे रूस में एक तरफ जहां हड़कंप मचा है तो वहीं दूसरी ओर ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिनमें पुतिन के ऑर्डर को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये साइबेरिया का आर्मी सेंटर है जहां नए सैनिकों की भर्ती की जा रही है। इन लोगों को युद्ध लड़ने का फरमान सुनाया जा चुका है, लिहाजा एक एक सैनिक नई ड्रेस पहनकर जंग के मैदान में यूक्रेन से दो हाथ करने की तैयारी कर रहा है। कोई सेना की नई जर्सी पहनकर कर रहा है, कोई हथियारों को संभाल रहा है, कोई सेना के जूते पहन रहा है तो कोई अपनी पोस्टिंग के दस्तावेज पर साइन कर रहा है। युद्ध में जाने की इन तैयारियों के बीच पुतिन के फैसले पर सवाल खड़े करने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें उन सैनिकों की हैं जिन्हें पुतिन के आदेश के बाद जंग के मोर्चे पर भेजा जा रहा है, लेकिन युद्ध में जाने से ठीक पहले इन सभी सैनिकों पर होली वाटर छिड़का जा रहा है, यानी जंग में सब कुछ ठीक हो और पुतिन की ये नई सेना अपने मकसद में कामयाब हो। लेकिन इन्हीं तस्वीरों में कुछ तस्वीरें ऐसे लोगों की भी हैं जिन्हें जंग में भेजने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, लेकिन उन्हें यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भेजा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इन सैनिकों में ऐसे लोगों को भी भर्ती किया गया है जो बुजुर्ग हैं। 63 साल के उस बुजुर्ग को भी सेना में भर्ती किया गया जो डायबिटीज के पेशेंट हैं और उसे स्ट्रोक्स का खतरा है। अपने रिटायरमेंट से पहले ये शख्स मिलिट्री यूनिट के लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में डिप्टी कमांडर थे। उन्हें इस भरोसे के साथ सेना में भर्ती किया गया है कि ये आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस में लोगों की मदद करेंगे। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि पुतिन का यह दांव इसलिए भी उल्टा पड़ सकता है क्योंकि बहुत से लोग युद्ध में बिना अपनी मर्जी के जा रहे हैं। लोगों को युद्ध में जान गंवाने का डर सता रहा है। अब तक हजारों लोग यूक्रेन युद्ध से बचने के लिए रूस छोड़ चुके हैं। कई लोग सेना में भर्ती से बचने के लिए अपने हाथ पैर तोड़ने को तैयार हैं। लोग ये देख चुके हैं कि पुतिन के फैसले के बाद रूस की सेना को यूक्रेन में कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यही वजह है कि पुतिन का सैन्य लामबंदी वाला फैसला दो-धारी तलवार साबित हो सकता है। एक धार दुश्मन पर भारी पड़ सकती है और दूसरी खुद रूस पर। तो देखिए, रूस में 3 लाख रिजर्व सैनिकों की भर्ती का अभियान चल रहा है और इस भर्ती के विरोध में लोग रूस छोड़कर लगातार भाग रहे हैं। कुछ ऐसे देश हैं जहां रूस के नागरिकों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती और कई जगह वीजा लेकर रूस के लोग जा रहे हैं। रूस के लोग जिन देशों में पलायन कर रहे हैं वो देश कौन से हैं? आइए सबसे पहले मैं गूगल मैप के जरिए वो आपको तस्वीर दिखा देती हूँ। उसमें शामिल है फिनलैंड, जॉर्जिया, तुर्की, आर्मेनिया। इसके साथ ही उसमें शामिल है कजाकिस्तान जहां रूस के लोग पलायन कर रहे हैं। और ऐसे में ये वो इलाके हैं, ये वो जगह हैं। सबसे पहले उसमें मैं जिक्र उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस का भी करना चाहूंगी जहां पर लोग जा रहे हैं। इस पूरी तस्वीर में एक बड़ी पिक्चर साफ होती नजर आ रही है। वो तस्वीर ये बताती है कि कैसे इन जगहों पर जा रहे हैं रूस के लोग,
खास तौर पर वजह यह है कि जिस तरह से पुतिन ने कह दिया है कि अब नागरिकों को भी इस युद्ध में आगे आना पड़ेगा, यूं कहें कि नागरिकों को भी युद्ध में झोंकने का मन पुतिन बना चुके हैं। और यूक्रेन के साथ युद्ध की तारीखें जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे यूक्रेन के बुनियादी ढांचों पर रूस के हमले तेज होते जा रहे हैं। खबर तो ये आ रही है कि रूस के एक बड़े हमले में पूर्वी यूक्रेन में स्कूल की एक इमारत पूरी तरह तबाह हो गई है। रूस के इस हमले के बाद एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति की आशंकाएं सच साबित होती नजर आ रही हैं। यूक्रेन पर और तेज हुए हमले, रिहायशी इलाकों पर मिसाइल स्ट्राइक, हमले में ध्वस्त स्कूल की इमारत। ज़ेलेंस्की को जिस बात का डर सता रहा था, वही बात अब सच साबित होती जा रही है। यूक्रेन पर जिन भयानक हमलों की भविष्यवाणी खुफिया एजेंसियों ने की थी, वो भी धीरे धीरे सामने आती जा रही हैं। यूक्रेन में युद्ध जैसे जैसे खिंचता जा रहा है, वैसे वैसे पुतिन की सेना अपनी झल्लाहट मिटाने के लिए अब यूक्रेन को मनोवैज्ञानिक रूप से पस्त कर देने पर आमादा है। अब यूक्रेन के उन ठिकानों को टारगेट किया जाने लगा है जिनका इस्तेमाल यूक्रेन के लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए करते हैं। पूर्वी यूक्रेन से आई तस्वीरों को देखिए। स्कूल की ये इमारत रूस के हमले में पूरी तरह तबाह हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के रिफ्यूजी इस स्कूल का इस्तेमाल किसी शेल्टर की तरह कर रहे थे। खबर है कि इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई। Вера и правда. Я жил нормальной жизнью. Зачем мне этот русский мир? Зачем он мне нужен? Я жил прекрасно. Я в достатке все. Зачем оно мне надо? Я одетый, я обутый, все. जिस वक्त रूसी सेना की तरफ से स्कूल की इस इमारत पर हमला किया गया, उस वक्त स्कूल के बेसमेंट में 15 लोग मौजूद थे। यही वजह रही कि उनकी जान बच गई, लेकिन बतौर गार्ड स्कूल की देखभाल करने वाली एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। रूस के इस हमले का शिकार हुए लोगों का दावा है कि रूस अब यूक्रेन के लोगों से चुन चुन कर बदला ले रहा है और इसके लिए रूसी सैनिक किसी भी हद तक जाने को तैयार है। Читал я в телеграме, это все ложь. Это все ложь. Читал, показывал в телеграме, как они ходят по дворам. Это самое, людей вызывают на голосование. Никто не выходил. Это я лично видел сам в телеграме. इस वक्त यूक्रेन के सिर पर साक्षात मौत नाच रही है। हर किसी को इस बात का डर सता रहा है कहीं अगला नंबर उनका ना हो, क्योंकि जिस तरह से रूस के सैनिक रिहायशी इलाकों को टारगेट करने लगे हैं, उससे लोगों में दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। क्योंकि लोग ये देख चुके हैं कि पुतिन की सेना कई इलाकों में पानी की सप्लाई को टारगेट कर चुकी है। कई इलाकों के पावर हाउस को निशाना बनाया जा चुका है। हाइड्रोलिक सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया गया है। बुनियादी जरूरतों के कई स्टोरों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। चुन चुन कर उन इलाकों पर स्ट्राइक की जा रही है जहां लोग छिपे हुए हैं। Я не знаю, что даже сказать. Уже ничего не хочется, да. Что я читала, смотришь, да. Этой политики мы ничего не понимаем. Как лучше никто не знает. Чего ждать тоже ничего не знает. Но то, что делается, конечно, жалко, опасно, конечно. वाकई इस वक्त यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है वो एक भयावह मंजर की गवाही दे रहा है। लेकिन डर इस बात का भी बना हुआ है कि जो तस्वीरें यूक्रेन से इस वक्त सामने आ रही हैं, वो और भी ज्यादा भयानक हो सकती हैं। क्योंकि अभी तक पुतिन की सेना ने वही किया जिसकी आशंका जताई जा रही थी। यूक्रेन के लिए राहत इस बात की है कि उसे लगातार अमेरिका और नाटो देश से मदद मिल रही है और इसी ढाल की बदौलत वो खुद के लिए एक रक्षा कवच तैयार कर पाया है।
यूक्रेन पर पुतिन लगातार हमले कर रहे हैं तो वहीं पुतिन अपनों के विरोध से परेशान है। रूस से लोग लगातार भाग रहे हैं। अब आइए आपको मैं बताती हूँ कि रूस में लामबंदी के विरोध में अब तक कितने लोग दूसरे देश में भाग चुके हैं। कजाकिस्तान में देखिए, मैं आपको वो आंकड़ा बताने जा रही हूँ। मेरे पीछे इस वक्त जो आप तस्वीरें देखेंगे और इस तरफ देखिए, ये आंकड़ा आपको बताएगा कि कजाकिस्तान में 98,000 रूसी घुसे हैं। वहीं इसके बाद अगला जो आंकड़ा आता है वो आता है जॉर्जिया का, जहां पर 53,000 रूसी पहुंच गए हैं। इसके बाद मैं बात करने जा रही हूं फिनलैंड की, और फिनलैंड का आंकड़ा भी कम नहीं है, 43,000 रूसी जो है वो वहां पर पहुंच गए हैं। वहीं मंगोलिया का रुख कर लेते हैं तो मंगोलिया में भी ये आंकड़ा बहुत छोटा है, लेकिन ये बताने के लिए काफी है कि रूस से लोग परेशान हैं। 3,000 रूसी वहां पर पहुंच गए हैं, जो बताता है कि रूस के लोग अब वहां से निकलकर किसी भी ऐसे देश में पहुंचना चाहते हैं जहां वो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो वहीं यूक्रेन में जनमत संग्रह पर बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, और यूक्रेन में जनमत संग्रह को लेकर अमेरिका की तरफ से रूस को बड़ी धमकी दी गई है। बाइडेन ने पुतिन को सीधी चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन पर कब्जा करने के प्रयासों को कभी मान्यता नहीं दी जाएगी और मॉस्को पर नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। व्हाइट हाउस की सीधी धमकी, बाइडेन की पुतिन को चेतावनी, बाइडेन को विलय बर्दाश्त नहीं। अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से पुतिन को धमकी मिली है। फिर से रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। इस बार बाइडेन भड़के हैं। यूक्रेन में जनमत संग्रह को लेकर व्हाइट हाउस से पुतिन को 2 टूक धमकी दी गई है। कहा गया है कि यूक्रेन पर कब्जा करने के प्रयासों को कभी मान्यता नहीं दी जाएगी और मॉस्को पर नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। व्हाइट हाउस की धमकी पुतिन के लिए मुश्किल का सबब बन जाएगी। सवाल ये है कि उनकी मंशा पूरी कैसे होगी, क्योंकि आजकल पुतिन के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन ही घूम रहा है। यूक्रेन पर कैसे भीषण हमला किया जाए, कैसे यूक्रेन के उन हिस्सों पर कब्जा किया जाए जो रूस के हिस्से में है, कैसे जनमत संग्रह के बाद इन हिस्सों का रूस में विलय किया जाए। पुतिन चाहते हैं कि 30 सितंबर को लुहांस्क, डोनेत्स्क, ज़पोरिज़िया और खेरसोन में हुए जनमत संग्रह के परिणामों की घोषणा के ऐलान के बाद यूक्रेन के इन हिस्सों का रूस में विलय कर देंगे। इसको लेकर उन्होंने प्लानिंग भी की है। खबर है कि पुतिन 30 सितंबर को संसद के संयुक्त सत्र में यह ऐलान कर सकते हैं। पुतिन चाहते हैं कि बिना युद्ध यूक्रेन का 15% हिस्सा उनके कब्जे में आ जाए, लेकिन व्हाइट हाउस से आई धमकी के बाद पुतिन की यह मंशा पूरी होती नहीं दिख रही है। अगर पुतिन ऐसा करते हैं तो उनको इसका बड़ा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ से जनमत संग्रह को लेकर रूस को दंड देने की गुहार लगाई है। Дякував сьогодні президенту Ердогану за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Командири з Азовсталі, які перебувають в Туреччині, вже найближчим часом зможуть побачитись зі своїми рідними. यूक्रेन के 15% इलाके पर कब्जे की प्लानिंग करने वाले पुतिन के लिए एक मुश्किल वाली खबर है। अमेरिका ने एक बार फिर से यूक्रेन को 1.1 अरब डॉलर की सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिका की तरफ से ये मदद हथियारों की खरीद के लिए दी गई है। युद्ध में अमेरिकी हथियारों की बदौलत ही यूक्रेन की सेना रूस के वार पर भीषण पलटवार कर रही है, जिसका अंजाम ये रहता है कि पुतिन की सेना को या तो मौत मिलती है या फिर उल्टे पांव भागना पड़ रहा है। Були широке коло питань – політичні, фінансові, оборонні, енергетичні. В оборонній тематиці я підкреслив наше очікування системи протиракетної оборони від Німеччини. Дякую за готовність допомогти з ППО. Предметно обговорили й інші пункти. व्हाइट हाउस से कितनी भी धमकी मिल जाए, यूक्रेन की कितने भी सैन्य मदद मिल जाए, नाटो देश कितने ही प्रतिबंध क्यों न लगा ले, पुतिन को जो मन में आता है उसे जरूर करते हैं। अब वो जनमत संग्रह के जरिए यूक्रेन पर कब्जा करने की फिराक में है, लेकिन पुतिन के इस फैसले का बुरा इफेक्ट होगा। युद्ध और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगा।
खबर की बात करते हैं जिस पर सबकी निगाह है। वो खबर जिसको लेकर विरोध की आवाज तेज हो गई है। जी हम बात कर रहे हैं ईरान में हिजाब के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन की। ईरान में हिजाब का विरोध तेज हुआ है। वहां इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं, आगजनी हो रही है, खुलेआम सड़क पर पथराव हो रहा है। वहां से जो तस्वीर सामने आई है वो हैरान करने वाली थी। वहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी को पलट दिया और उस गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़कों पर तोड़फोड़ की है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ईरान में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन महसा अमीनी के बाद 20 साल की हदीस की मौत ने आंदोलन को और ज्यादा हवा दे दी है और ईरान जल उठा है। इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। जिस इस्लामिक रिपब्लिक के विरोध में ईरान की महिलाएं आर पार की लड़ाई लड़ रही हैं, आइए आपको बताते हैं दरअसल इसके पीछे की कहानी क्या है। इस्लामिक रिपब्लिक मतलब ऐसा देश जहां 100% लोग काम इस्लाम धर्म के अनुरूप करते हैं। ऐसा देश जहां संविधान शरिया कानून के हिसाब से चलता है। 1989 में 98% लोगों ने इस्लामिक रिपब्लिक बनने के पक्ष में वोट किया था, जिसके बाद ईरान बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। रिपब्लिक ऑफ ईरान बनने के बाद जो शरिया कानून लागू हुआ, शियाओं के धार्मिक नेता आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी ने नेतृत्व किया। क्या होता है इस्लामिक रिपब्लिक, अब इस बात को जरा गंभीरता से समझिए। रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक का सीधा मतलब है एक ऐसा देश जहां 100% काम इस्लाम धर्म के नियम कायदों से होगा। और इसी के साथ ही ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक बनने के बाद से ही महिलाओं की आजादी छीनने की शुरुआत हुई और ईरान में इस्लामिक कानून बनने के बाद महिलाओं की आजादी छीन भी गई। बुर्का या हिजाब नहीं पहनने पर जेल जाना पड़ता है। ईरान में महिलाओं को मेकअप करने पर पाबंदी है। हिजाब से आजादी की लड़ाई जब चल रही थी तो 20 साल की हदीस की हत्या की गई। इसका विरोध हुआ और ये विरोध बहुत तेज हुआ। राजधानी तेहरान इस्लामिक रिपब्लिक के विरोध का केंद्र बना, एपिक सेंटर बना और ईरान में इस समय 31 प्रांतों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इधर उत्तर कोरिया से बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। किम जोंग उन की सेना ने फिर से परमाणु परीक्षण की तैयारी कर ली है और यह खुलासा दक्षिण कोरिया के खुफिया एजेंसियों के हवाले से हुआ है और कहा तो ये जा रहा है कि 16 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच परमाणु परीक्षण होगा। और यही बात है कि उत्तर कोरिया ने 2017 में आखिरी बार परमाणु परीक्षण किया था, लेकिन पिछले कुछ समय से किम जोंग का बयान इस ओर इशारा कर रहा था कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों को नहीं छोड़ने वाला है। तो उत्तर कोरिया फिर से परमाणु परीक्षण की तैयारी में जुटा है। अगले महीने के मध्य तक परीक्षण की तैयारी पूरी हो चुकी है। दक्षिण कोरिया की ओर से आई खुफिया रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में खलबली मचाई हुई है। अगर ऐसा हुआ तो उत्तर कोरिया फिर अमेरिका और पश्चिमी देशों के निशाने पर आ जाएगा। तानाशाह किम फिर करेंगे परमाणु धमाका। उत्तर कोरिया के तानाशाह का परमाणु प्रेम किसी से छिपा नहीं, लेकिन 2017 के बाद इस पर विराम लग गया था। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और ट्रंप के सख्त रुख से किम नरम पड़ गए थे, लेकिन दक्षिण कोरिया की खुफिया रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। दक्षिण कोरिया की एजेंसियों के मुताबिक उत्तर कोरिया 16 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच परमाणु परीक्षण की तैयारी में है। इस समय को एक रणनीति के तहत चुना गया है कि इस वक्त चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक चल रही है। अमेरिका में मध्यावधि चुनावों का समय है। तारीख तय, उल्टी गिनती शुरू। वैसे जानकारों को पहले से ही शक था कि उत्तर कोरिया अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले किम जोंग इन ने बयान भी दिया कि उनका देश कभी भी परमाणु हथियारों को नहीं छोड़ेगा और आरोप लगाया कि अमेरिका उनकी सरकार को गिराने की कोशिश में जुटा हुआ है। उधर उत्तर कोरिया की कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा कि किम जोंग उन ने साफ कर दिया है कि उनके देश का इरादा परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए फिर बातचीत का नहीं है। किम ने कहा कि अमेरिका का इरादा उत्तर कोरिया की परमाणु हथियार खत्म करने का है
इससे उत्तर कोरिया की आत्मरक्षा की ताकत कमजोर होगी और फिर उसे कमजोर कर सरकार गिराने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। किम ने यह भी कहा कि हम अपने परमाणु हथियारों के दायरे को लगातार बढ़ाएंगे ताकि युद्ध की क्षमता को और मजबूत कर सके। किम की सनक दुनिया में सुनामी। इससे पहले उत्तर कोरिया 6 परमाणु परीक्षण कर चुका है। परीक्षण को सुरंग में पूरा किया गया। 2006 से 2017 तक 6 परमाणु भूमिगत परीक्षण किए गए। फिर डोनाल्ड ट्रंप की दखल के बाद किम जोंग ने परमाणु परीक्षण पर अस्थायी रोक लगा दी। कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। अब आखिरकार उत्तर कोरिया की तैयारी ने साफ कर दिया है कि वो परमाणु परीक्षण की राह पर ही चलेगा। परमाणु जंग का वैश्विक खतरा। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण की खबर उस वक्त आई जब यूक्रेन रूस में युद्ध चरम पर है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कई बार यूक्रेन युद्ध में परमाणु हमलों का जिक्र किया है। जंग में सरेआम परमाणु मिसाइलों को दुनिया ने देखा है। जमीन से आसमान तक युद्ध की काली छाया है। वही उत्तर कोरिया के करीब ताइवान के पास भी युद्ध की स्थिति बनी हुई है और युद्ध के मोर्चे पर दुनिया बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में अगर उत्तर कोरिया के तानाशाह फिर से परमाणु परीक्षण करते हैं तो दुनिया में परमाणु संकट का नया दौर शुरू होगा, जो न केवल उनके पड़ोसियों को बल्कि दुनिया के हर देश के लिए एक संकट होगा। हालांकि इस मुद्दे पर चीन का कहना है कि वो एक संतुलित समाधान तलाशेंगे और सार्थक बातचीत की बहाली के लिए माहौल बनाएंगे। वैसे कहा यह भी जाता है कि उत्तर कोरिया की परमाणु तकनीक के पीछे चीन का बहुत बड़ा हाथ है। दरअसल उत्तर कोरिया की तानाशाह किम जोंग उन की परमाणु सनक दुनिया पर बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि तानाशाह किम जोंग अपने परमाणु हथियारों की बदौलत अपने पड़ोसियों को धमकाते रहे हैं। उत्तर कोरिया ने 2006 से लेकर 2017 तक एक के बाद एक कई परमाणु विस्फोट किए हैं। 2017 तक उत्तर कोरिया ने 6 परमाणु टेस्ट किए हैं, जिसे उसने अपने देश के पुयंगे नाम की पहाड़ी पर पूरा किया। उत्तर कोरिया के आखिरी परीक्षण की क्षमता 100 से 370 किलो टन के बीच थी, यानी अमेरिका के हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 100 किलो टन के बम से 6 गुना ज्यादा शक्तिशाली। 2021 के एक अध्ययन के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास 67 से 116 परमाणु हथियार हो सकते हैं और अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि 2027 तक परमाणु हथियारों की संख्या 151 से 242 तक पहुंच सकती है। और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस दक्षिण कोरिया पहुंच चुकी हैं, लेकिन इस यात्रा से पहले उत्तर और दक्षिण कोरिया में तनाव बढ़ा है, क्योंकि यात्रा से पहले किम जोंग ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। किम ने प्योंगयांग के पास कम दूरी तक जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जिसने 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर 600 किलोमीटर तक उड़ान भरी, जो उत्तर कोरिया के पूर्वी समुद्र में जो उसका तट है वहां जाकर गिरी है। अगर उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार है तो उसे ले जाने वाली मिसाइलें भी हैं, जिसे वो अमेरिका तक पहुंचा सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल में परमाणु बम से लैस होने की भी काबिलियत है। उत्तर कोरिया के होमसोंग 17 मिसाइल 15,000 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी तक मार सकती है। वहीं बात यह भी आ रही है सामने कि ये परमाणु क्षमता वाली जो मिसाइलें हैं, कहा जाता है कि ये मिसाइल 3 से 4 आयुध एक साथ ले जा सकती हैं। उत्तर कोरिया के पास बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल्स मौजूद हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें रडार की पहचान से बचने के लिए ध्वनि की गति से कई गुना और कम ऊंचाई पर उड़ती हैं। और इधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महज 8 घंटे में 2 बसों में 2 धमाके हुए हैं। दोनों बसों के धमाके के बारे में जो जानकारी आ रही है वो बेहद चिंताजनक है। दोनों धमाकों के लिए ऐसी बसों को चुना गया है जो खाली थी, लेकिन धमाकों की टाइमिंग से सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हैं, क्योंकि 4 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। 8 घंटे में 2 बम धमाके। धमाका छोटा लेकिन मैसेज बड़ा। ये धमाका कुछ कहता है। सीसीटीवी में कैद ब्लास्ट का ये वीडियो देखकर जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक की सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है।
पेट्रोल पंप पर बस खड़ी है, तब तक अचानक बस के अगले हिस्से में ब्लास्ट होता है। बस का अगला हिस्सा चकनाचूर हो जाता है। पास खड़ी दूसरी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचता है। घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचती हैं। जांच शुरू होती है कि ठीक 8 घंटे बाद ऊधमपुर में ही दूसरी बस में विस्फोट हो जाता है। तरीका ठीक वही जैसे पहले बस में विस्फोट किया गया था, उसी तरह से दूसरी बस को भी निशाने पर लिया गया। बसों में धमाके के वक्त कोई भी मुसाफिर वहां मौजूद नहीं था। जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में ये धमाके ऐसे वक्त पर हुए हैं जब सिर्फ 6 दिनों बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर जाने वाले हैं। देश के गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे से सिर्फ 6 दिन पहले एक के बाद एक 2 धमाकों से ऊधमपुर में हड़कंप मच गया है। पहला धमाका बुधवार रात सेना की चौकी के पास रात करीब 10:45 पर पेट्रोल पंप के पास खड़ी बस में हुआ। अभी इस धमाके की जांच में सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई थीं कि गुरुवार सुबह करीब 6 बजे पहले धमाके के महज 8 घंटे बाद ही ऊधमपुर का बस स्टैंड दहल उठा। धमाके के तुरंत बाद बस स्टैंड पर खड़ी और भी बसों की जांच शुरू कर दी गई कि कहीं दूसरी बसों में भी तो बम नहीं है। दोनों धमाकों को अंजाम तक पहुंचाने का तरीका बिल्कुल एक जैसा था। एडीजीपी मुकेश सिंह ने दोनों धमाकों में टाइमर की संभावना जताई है। स्टिकी बॉम्ब्स होने की संभावना है। ब्लास्ट की टाइमिंग को देखकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं, क्योंकि 4 अक्टूबर को अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं और इसके तुरंत पहले एक के बाद एक 2 ब्लास्ट ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। ब्लास्ट की खबर मिलते ही एनआईए ने भी जम्मू कश्मीर पुलिस से घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय को भी रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपी जाएगी। ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा एजेंसियों ने घेर कर छानबीन शुरू कर दी है। राहत की बात ये रही कि विस्फोट की वजह से पेट्रोल पंप को कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर आग पेट्रोल पंप तक पहुंच जाती तो बड़ा खतरा हो सकता था। धमाके के बाद बस का एक हिस्सा उड़ गया और पास में खड़ी एक और बस में भी नुकसान पहुंचा। देखिए, धमाका तो जोरदार था। ये आप देखिए, इसमें जो है 2 बंदे इंजर्ड भी हुए हैं और साथ में जो गाड़ियां और भी यहाँ पर खड़ी हैं, 1-2 गाड़ियां, उनको भी डैमेज हुआ है। रात में हुए धमाके में कंडक्टर समेत 2 लोग घायल हुए थे, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ घंटे पहले ही पुंछ में एक महिला को 4 किलो आईईडी के साथ पकड़ा गया था। एक के बाद एक हुए 2 धमाकों को सुरक्षा एजेंसियां आतंकी साजिश मानकर चल रही हैं। धमाके के बाद पुलिस हर एक एंगल की जांच कर रही है। फिलहाल घटनास्थल के पास सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की तैनाती कर दी गई है। और अब देखिए बाढ़, बारिश और तूफान से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। अमेरिका की फ्लोरिडा में आए चक्रवाती तूफान इयान ने भारी तबाही मचाई है। तूफान के बाद फ्लोरिडा की गलियां नदियों में तब्दील हुई हैं और करीब 20 लाख की आबादी अंधेरे में डूबी। फ्लोरिडा के दक्षिण पश्चिम तटीय इलाके में दिन में ही अंधेरा छा गया। तूफान की वजह से चली तेज हवा, बारिश और बाढ़ ने आम लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डाला। पानी की वजह से लोगों के मकान सड़कों पर बहते दिखाई दिए। फ्लोरिडा के अलावा दूसरे शहरों में भी दिखा तूफान का असर। इयान में जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना और नॉर्थ कैरोलिना में कई लाख लोगों को प्रभावित किया। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गईं और वाहन भी बहते हुए दिखाई दिए। चक्रवाती तूफान इयान का असर क्यूबा में भी देखने को मिला है। तूफान की वजह से पूरा देश अंधेरे में डूबा है। 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी बिजली नहीं आई है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। फ्लोरिडा समेत अमेरिका के कई तटीय शहरों में तबाही मचाने वाले तूफान इयान की तस्वीरें इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के कैमरे में भी कैद हुई हैं। नेशनल हरिकेन सेंटर के वैज्ञानिकों ने इसे कैटेगरी 4 का तूफान घोषित किया। चक्रवाती तूफान इयान की वजह से फ्लोरिडा का ऑलरेडो एयरपोर्ट ठप हुआ है। यात्री बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। विमान सेवा बंद होने की वजह से यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। असम के दुबरी में ब्रह्मपुत्र नदी में नाव पलट जाने से बड़ा हादसा हुआ है। नाव में करीब 30 लोग सवार थे। हादसे के बाद करीब 6 से 7 लोग गायब हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सरयू नदी में पानी कम होने के बाद कटान शुरू हो गया है। 4 तहसीलों में 100 पक्के मकान नदी में समा चुके हैं, जबकि 200 घर कटान की जद में हैं।
महाराष्ट्र के सोलापुर में भारी बारिश की वजह से पानी सड़कों पर भर गया है। सड़क को पार करने की कोशिश तो तेज हुई है। बहाव की चपेट में आने के बाद हालात और ज्यादा खराब हुए हैं और एक बुजुर्ग महिला समेत 3 लोग इसमें बह गए हैं। उत्तरकाशी में धरासू बैंड के पास भारी भूस्खलन के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर 20 घंटों से भी ज्यादा समय से आवाजाही बंद है। हाईवे के दोनों तरफ स्थानीय और चारधाम यात्रा के लिए निकले यात्री फंस गए हैं। टीआरपी की रेस में न्यूज